हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्स, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। सीए फाउंडेशन मई 2025 एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और फाउंडेशन का जो अपना इकोनॉमिक्स का पेपर वो 21 को होने वाला है। तो उसके पहले आपके सारी एमटीपीज में अपलोड करने वाला हूँ। तो आज अपन एमटीपी नंबर 8 का डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलरेडी 7 एमटीपीज मैंने डाल रखे हैं, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो वो भी आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। राइट, पहले ये भी देख लेना। ओके, और कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन है मैं वहां पे आपको डिस्कशन करा दूंगा कि कौन से पेपर से वो आए वाले हैं। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपको बताने के लिए कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चलने दो। मैं आपको और एक वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका 1.5 डे स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए। 1.5 दिन में आपको इकोनॉमिक्स किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आप सभी चीजों को कवर कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स आपके क्या होंगे, इसका वीडियो बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हो। और एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे वीडियो तो पूरा देख रहे हैं, एमटीपी पूरी देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब करते हैं क्या? नहीं करते। तो भाई ऐसे जो भी स्टूडेंट्स है जो वीडियो देख रहे हैं, फायदा करवा रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करो। देखो, आपको सब्सक्राइब करने में पैसे लगने नहीं है और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे पैसे मिलने नहीं है। बट जब ये नंबर बढ़ता है ना, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बच्चों तक रीच होगा और जितना ज्यादा बच्चों का फायदा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। राइट, तो दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के फायदे के लिए जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और जरूर जाके कमेंट करें। देखो, कमेंट करने को अगेन आपको पैसे लगने नहीं है, मुझे पैसे मिलने नहीं है, बट अगर आपकी कमेंट आती है ना, तो यूट्यूब वालों को लगता है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और दूसरे फाउंडेशन वाले बच्चों को ये वीडियो दिखाना चाहिए, और इससे मेरा भी रीच बढ़ेगा और दूसरे बच्चों का भी फायदा होगा। तो जरूर जरूर चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। ओके, और बहुत फायदा करवाए। चलिए शुरू करते हैं एमटीबी नंबर 8, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8। पहले इसका एक ब्रीफ समरी डिस्कस कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या डिस्कशन किया हुआ है। ओके, अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो चैप्टर नंबर 1 टू लेके 5 के 46 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 6 टू 10 के टोटल 54 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिपीट क्वेश्चंस टोटल 19 से 20 यहाँ पे, मतलब अप्रोक्सीमेटली उससे ज्यादा ही कुछ अगर मुझसे छूट जाए तो, है ना। मतलब पुराने एमटीबीएस के क्वेश्चंस यहाँ पे इन्होंने फिर से पूछ लिए है, और 6 क्वेश्चंस ऐसे जिनका आंसर रॉन्ग इन्होंने यहाँ पे दिया है, या तो दो दो ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है ऐसा इनका बोलना है। राइट, तो कोई भी ऑप्शन करोगे तो बिल्कुल भी सही है, या तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले इन्होंने रॉन्ग दिए तो यहाँ पे इन्होंने उसका सही जवाब दिया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 को। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा 1 घंटा 20 मिनट तक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो अपने को ना अच्छे से कैलकुलेशन सभी मैं तुमको लिखवा के दूंगा, सॉल्व करवा के दूंगा, तो थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लग सकता है। एंड स्पीड थोड़ी मीडियम रखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का बोलना आया था कि सर आप बहुत फास्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा कंट्रोल में अपन कम स्पीड में और मीडियम स्पीड में बोलो, एक अच्छे से सभी चीजें कवर कर लेंगे। ओके, यस, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8। बाकी आप 1.5x वगैरह देखो, बट 2x बिल्कुल भी ना देखो, मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी स्पीड बहुत फास्ट होती है। ओके, चलो सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 में अपन पढ़ते हैं कि पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। सर कहां पे बोला है? पेज नंबर 7.4 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको देखते हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ योर पब्लिक फाइनेंस। जैसे कि 3 फंक्शंस होते हैं मोस्टली। रिसोर्स अलोकेशन, ये आपका एक फंक्शन है ना। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। राइट, ये क्या है? ये 3 प्राइमरीली फंक्शंस है ऑफ योर पब्लिक फाइनेंस, ऐसा अपन बोल सकते हैं। राइट, तो कौन सा फंक्शन नहीं है ये आपको पूछा है, दैट इज प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ टू कॉर्पोरेट टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपका फंक्शन नहीं है। देखो, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन, ये आपके पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई के अंदर कौन सी चीजें नहीं आती? देखो, मनी सप्लाई के अंदर अपन उस सप्लाई को कंसिडर करते हैं जो पब्लिक के थ्रू होता है, मतलब पब्लिक के पास जो पैसा है उसको अपन मनी सप्लाई मानते हैं। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 8.24 पे इसका आंसर है। तो जल्दी से पेज नंबर 8.24 पे चलते हैं, जहां पे आपको मनी सप्लाई का डेफिनेशन देखने को मिलेगा। राइट, मनी सप्लाई के डेफिनेशन में अपन पब्लिक के पास कितना पैसा है ये चेक करते हैं। राइट, तो पब्लिक का डेफिनेशन क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द इकोनॉमिक यूनिट, जैसे कि हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, बट इसके अंदर प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी को इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब गवर्नमेंट या बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। राइट, यस। तो देखो यहाँ पे बोला है, मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, है ना। सो नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई क्या है? सो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई का पार्ट है क्या? नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी यूज नहीं करेगा, ऐसा इनका बोलना है। देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक यूज करती है क्या? यस, मॉनेटरी पॉलिसी यूज किया जाता है। चेंजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट होते हैं क्या? यस, बिल्कुल। अपन जो है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, सीआरआर, एसएलआर, उसको चेंज करके मॉनेटरी पॉलिसीज करते हैं। एडजस्टिंग द टैक्स रेट्स इन द इकोनॉमी, देखो मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक के हाथ में टैक्स रेट को एडजस्ट करना होता नहीं है, तो ये उनका मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है क्या? नहीं है। कहां बोला है सर? पेज नंबर 8.48 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, राइट। जैसा सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारी चीजें क्या है? आपके क्वांटिटेटिव टूल्स का पार्ट है, लेकिन आपका एडजस्टिंग द टैक्स रेट ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the most effective monetary policy tool for managing the short term fluctuations in the economy? है ना, इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जो आ रहे हैं उसको कंट्रोल के लिए कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी यूज किया जाएगा? अगेन चैप्टर नंबर 8.46, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3, 8.46 पेज नंबर पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो अपन यूज करती है गवर्नमेंट, जिससे कि वो लोग क्या कर सके? मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही जवाब बनता है। बाकी चेंजिंग द टैक्स रेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज करना, प्राइसेस को कंट्रोल करना, ये सब आपके फिस्कल पॉलिसीज का पार्ट है। किसका पार्ट है सर? फिस्कल पॉलिसीज का पार्ट है। ये मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा क्या? नहीं आएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हेक्सर-ओलिन थ्योरी अ कंट्री विल हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, राइट। हेक्सर-ओलिन थ्योरी कहां पे बोला है? ये चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 के अंदर बोला है ना। पेज नंबर 9.6 के ऊपर आपको हेक्सर-ओलिन थ्योरी के बारे में समझाया गया है। ओके, यस। अभी हेक्सर-ओलिन थ्योरी दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज वाला थ्योरी, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है कि अपन हर एक कंट्री के अंदर ये चेक करते हैं कि भाई कौन सी कंट्री किसमें ज्यादा अच्छी है। देखो, होता ऐसा है कि एक ही कंट्री वो हर चीज में ज्यादा अच्छी है, दूसरी कंट्री बिल्कुल भी अच्छी है क्या? नहीं है। तो ये पॉइंट है ना हेक्सर-ओलिन थ्योरी के हिसाब से। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? तो जो भी कंट्री जिसमें बेस्ट है वो काम करेगी, और जिसमें वो कम बेस्ट है वो दूसरे और को करने को बोल देगी, राइट। उसके ऊपर उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपेंडेंट होता है। सो हेक्सर-ओलिन थ्योरी क्या बोलता है? देखो, है ना, अबंडेंट आपके पास भी, सॉरी, हेक्सर-ओलिन थ्योरी, यस, हेक्सर-ओलिन थ्योरी क्या बोलता है आपके पास कि कुछ भी अगर चीज आपके पास में अबंडेंट है ना, तो वो हेक्सर-ओलिन थ्योरी का बात है। सॉरी, पहले जो बोला था दैट इज ऑफ द कंपैरेटिव थ्योरी, दो गुड्स का कंपैरिजन, दो कंट्री का कंपैरिजन है। हेक्सर-ओलिन थ्योरी आपको बोलता है दैट इज आपके पास जो भी अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका यूज करके आपने क्या करना चाहिए? सप्लाई करना चाहिए। तो यूटिलाइज द अबंडेंट फैक्टर प्रोडक्शन दैट कंट्री हैज इन लार्ज इन सप्लाई, राइट। तो थोड़ा करेक्शन यहाँ पे कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is the main motivation of companies to engage in foreign direct investment? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एंगेज होने के लिए सबसे मेन मोटिवेशन क्या है? देखो, टू रिड्यूस foreign competition in domestic market, to gain access to new markets and resources, avoid taxes, lower labor cost। क्या होता है? तो मेन रीजन जो है एफडीआई का वो है टू गेन एक्सेस टू द न्यू मार्केट, नया नया मार्केट अपने को मिलता है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, किसके? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के वजह से। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 का सवाल है, पेज नंबर 9.7574 के ऊपर आपको इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा, राइट। यस, कि जहां पे इन्होंने मेरिट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपने को बोले, भाई क्यों अपन ने अब्रॉड इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए। ओके, यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रीज करेंसी? अगर अपन कंट्री का करेंसी रिवैल्यू कर देते हैं सो इससे क्या इफेक्ट होगा, ये यहाँ पे इनका पूछना है रिवैल्यूएशन का। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 के अंदर पेज नंबर 9.60 के ऊपर अपने को रिवैल्यूएशन के बारे में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जब कभी भी अपन कंट्री के प्राइस को क्या करते हैं? रिवैल्यू करते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है? इससे आपका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाता है ना। यस, इससे आपका करेंसी का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाता है ना। और इससे आपके जो इंपोर्ट्स वगैरह है वो थोड़े फर्क पड़ते हैं। देखो यहाँ पे बोला है एन अप्रिसिएशन एज अ अपोजिट इफेक्ट, दैट इज द फॉरेनर्स पे मोर फॉर द कंट्रीज प्रोडक्ट्स एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पे लेस फॉर द फॉरेन प्रोडक्ट्स। मतलब इंपोर्ट क्या हो गया अपने लिए? सस्ता हो चुका है अगर आपका रिवैल्यूएशन होता है तो। रिवैल्यूएशन मतलब कंट्री के प्राइसेस अपनी बढ़ा देते हैं अपन, उसको तो रिवैल्यूएशन बोलते हैं, राइट। सो अ डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द इंपोर्ट्स फॉर कंज्यूमर्स, इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए इंपोर्ट का कॉस्ट क्या हो चुका है? कम हो चुका है ड्यू टू द रिवैल्यूएशन, राइट। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8, in the context of trade negotiations the term most favored nation states refers to, most favored nation किसे बोला जाएगा, राइट, कब बोलते हैं अपन? तो चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 9.39 के ऊपर आपको एमएफएन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन किसे बोला जाएगा, राइट। कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन जो भी होते हैं उनके बीच में अपन कोई भी डिफरेंस रख सकते क्या? नहीं, सबको एक जैसा रखना पड़ेगा। भाई जो भी आपके लेट्स से डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं उनके साथ अपना एग्रीमेंट है कि अपन उनको क्या करेंगे? सब लोगों को एक जैसा अपन मानते हैं। ग्रांट समवन अ स्पेशल फेवर और अ लोअर कस्टम्स रेट फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड यू हैव टू डू द सेम फॉर द
ऑल WTO मेंबर्स, राइट। अपन उनको क्या करते हैं, कस्टम्स रेट कम लगाते हैं, ऐसा सिंपली यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन का बोलने का मतलब है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज रिक्वायरमेंट टू ऑफर सम ट्रेड टर्म्स टू ऑल द ट्रेडिंग पार्टनर्स। जितने भी अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन सबको अपन क्या करते हैं, कुछ ट्रेड के अंदर बेनिफिशियल टर्म्स देने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान। इंडिया के 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट। टू रेगुल चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 10.28 के ऊपर इंडिया के 5 ईयर प्लान की बात होती है। अभी इंडिया का 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन के अंडर बनता था, आज नीति आयोग है तो वहां पे कोई 5 ईयर प्लान होता है क्या, नहीं होता, राइट। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू प्रमोट अ बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल द कंट्रीज। पेज नंबर 10.28 के ऊपर आपको ये पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन किया है, राइट। देखो, प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड टू मेटिकुलसली प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन सोशलिस्टिक लाइन विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मतलब अपने को इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है अक्रॉस ऑल द रीजन्स, इसलिए अपन 5 ईयर प्लान बनाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 से कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया ये किस पे प्राइमरीली फोकस था, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट गुड्स, राइट। पेज नंबर 10.6 के ऊपर अपने को ना ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया, ज्यादा तो कुछ ब्रीफ दिया नहीं है या फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी नहीं है, बस इतना ही बोला है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो स्पेसिफिकली जो है वो व्हीट के ऊपर फोकस था, राइट। न्यू वेव ऑफ चेंज रिलाइड लेस ऑन द अर्लियर एफर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड रिलाइड मोर ऑन एनहांसिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर स्पेशली ऑफ द व्हीट। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, जिसको अपन हरित क्रांति बोल सकते हैं। तो फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस पे जो है अपना क्या रहा था, ज्यादा फोकस रहा था इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऐसा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। 10 क्वेश्चंस अपने यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के आंसर जब अपन डिटेल में ले रहे हैं तो समझ में आ रहा है, राइट। तो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी करना है करो, बट बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करो, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हैज द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड टू प्रमोट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए अपन ने क्या किया है, अपन ने चैप्टर नंबर 10 में बताया कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती है और उनको सपोर्ट देने के लिए अपन ने क्या किया, उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देना शुरू किया, राइट। अपन ने जो है उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ ऐसे बिजनेसेस थे जहां पे उनको अपन ने फेवर दिया है, भाई आपके लिए ही ये जो है वो बिजनेस चलाए जा रहे हैं, और कुछ भी है क्या, नहीं है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, कि भाई अपने क्या करना है, इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मेजर लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो है होता है स्मॉल सेक्टर्स के अंदर ही। बड़े सेक्टर्स में तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बड़े बड़े मशीनरीज वहां पे लग रखी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, राइट। चैप्टर नंबर 10 10.26 पेज के ऊपर आपको टर्शरी सेक्टर के बारे में बताया गया है, जिसमें अपन बात करते हैं कि जो सर्विस सेक्टर है, राइट, वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। सो इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स एंड डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स आर लायबल टू कॉज ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ओके। यस, 10.63 नहीं, ओके 670 पेज नंबर 10.26 के ऊपर आ जाओ, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सर्विस सेक्टर जो है वो इंडिया का क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, और इससे ही आपका जनरली जो है वो बहुत ज्यादा जीडीपी क्रिएट हो रहा है ना। और इंडिया के बाहर भी द रीजन आर द हाईएस्ट डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर डिजिटल सपोर्ट एंड द नीड ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडिया का जो सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द FDI इनफ्लोज, राइट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आज सबसे ज्यादा कहां पे आ रहा है, सर्विस सेक्टर में ही आ रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का कोई सेक्टर है तो कौन सा है, सर्विस सेक्टर है, स्पेशली IT और सॉफ्टवेयर सेक्टर है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, करंट अकाउंट डेफिसिट कैड इन इंडिया रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ। कैड किसे बोला जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट किसे बोला जाएगा, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 9.63 के ऊपर आपको दिया है, करंट अकाउंट डेफिसिट किसे बोलते हैं अपन, जब कभी भी इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, लार्जर डेफिसिट्स क्रिएट होते हैं एंड वर्जन द करंट अकाउंट पोजीशन, इसको अपन बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट। जब आपकी क्या है, इंपोर्ट्स ज्यादा है ओवर द एक्सपोर्ट्स, सो इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैसे मेंटेन किया जाएगा या कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, उससे अपन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैलकुलेट करते हैं, कि भाई कितना पॉपुलेशन लेबर जो है वो एम्प्लॉयड है या नहीं है, ये यहाँ से अपने को समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फिस्कल पॉलिसी। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 7.73 के ऊपर आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा,
राइट, कि फिस्कल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे, है ना। देखो यहाँ पे बोला है द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, maintenance of price stability, acceleration of the economic development, equitable distribution of income and wealth, right? Stability and equality are the priorities of the developed nations. Economic growth, employment, equity, ये सब क्या है आपकी हायर प्रायोरिटीज पे है। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है फिजिकल पॉलिसी से लानी है, राइट। टू रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, है ना, to control the inflation through the market, to manage government expenditure and tax collection, to influence the economy, to encourage the high saving rates among the citizens। तो कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि अपना जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और जो टैक्स कलेक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करना, ये उनका मेन काम है। ओके, यस, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इशू एसोसिएटेड विद द फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया। फिस्कल डेफिसिट से कौन सा इशू सबसे ज्यादा रिलेटेड है? अगर इंडिया में फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा तो जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट उतना ज्यादा गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा, और इससे क्या होगा? इससे हो जाएगा भाई हमारा इन्फ्लेशन। जितना ज्यादा गवर्नमेंट बोरोइंग करेंगी उतना ज्यादा क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 7.82 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा, राइट। इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग क्रिएट्स परपेचुअल बर्डन ऑन इवन फ्यूचर जनरेशंस एज द डेट हैज टू बी रिपेड। मतलब आज नहीं बल आगे जाके लोगों को क्या होगा? इसका नुकसान होने वाला है, ऐसा अपन बिल्कुल भी बोल सकते हैं क्या? यस। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द इकोनॉमिस्ट बिलो मोस्ट लाइकली एडवोकेटेड एक्टिविस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 7.74 के ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा, राइट। ये ऐसा कौन सा बंदा है जो बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट है, अपन इसको बोल सकते हैं। देखो 1936 द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स इन हिज बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी एडवोकेटेड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू कॉम्बैट द रिसेशनरी फोर्सेस। तो एक्टिविस्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में किसने बताया है? तो दैट इज वो है हमारे जॉन मेनार्ड केन्स, इन्होंने अपने को बताया है। ये सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 2 में आया था क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द टोटल और एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटकम इनकम एम्प्लॉयमेंट कंजम्पशन। जब भी कभी भी अपन टोटल या एग्रीगेट की बात कर रहे हैं इसका मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ऐसा अपन समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू, राइट। अभी यहाँ पे पूरा फोकस दो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव है उसके ऊपर, क्योंकि आईसीआई ने यहाँ पे आंसर बिल्कुल भी गलत दिया है, राइट। आईसीआई का क्या आंसर है? एक्चुअली क्या आना चाहिए? मैं आपको इस यहाँ पे जो डेटा लिखा है उससे समझा रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। मैंने टेलीग्राम का जो है वो यहाँ पे आपको लिंक दे रखा है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको एमटीपीस के पीडीएफ भी मिलेंगे, सभी आने वाले अपडेट्स भी मिलेंगे, और बहुत सारे एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस अपन वहाँ पे करवा के लेंगे। तो जल्दी से जल्दी जाइए और टेलीग्राम चैनल पे भी एंट्री कर लीजिए। ओके चलो, सबसे पहला फॉर्मूला जो अपने को यहाँ पे समझना है दैट इज अबाउट द इकोनॉमिक कॉस्ट। सर ये फॉर्मूलास कहाँ बताए वाला है? चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 के अंदर पेज नंबर 3.36 पे आपको इकोनॉमिक कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में देखने को मिलेगा। देखो इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब सर इम्प्लिसिट माने क्या होता है, एक्सप्लिसिट माने क्या होता है? एक्सप्लिसिट मतलब अकाउंटिंग एक्सपेंस जो अपन अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको अपन एक्सप्लिसिट बोलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट माने क्या? ऐसे खर्चे जो अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब वो भी कौन से? जो कि एक एंटरप्रेन्योर ने अपने ओन रिसोर्सेज के लिए जो इनकम उसको हो सकती थी बट हुई क्या? नहीं हुई। लेट्स से मैं अपनी खुद की जगह पे अपनी दुकान चला रहा हूं, तो उसी दुकान को मैं अगर किसी को रेंट पे देता था तो क्या उससे इनकम हो सकती थी क्या? यस। बट अभी मैं खुद यूज कर रहा हूं तो रेंटल इनकम जनरेट हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो वो जो रेंटल इनकम हो सकती थी उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, राइट। मैंने अपना 50 लाख 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगा दिया, वो इन्वेस्टमेंट अगर मैं बिजनेस में नहीं लगाता था तो क्या मैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकता था क्या? यस। और वही इन्वेस्टमेंट मैं आज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने पूरा पैसा बिजनेस में लगा दिया है। अभी उस इन्वेस्टमेंट में क्या मुझे 8% 10% से एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता था क्या? यस। तो जो इंटरेस्ट मेरा सैक्रिफाइस हो गया, फॉरगॉन हो गया, उस इंटरेस्ट को मैं क्या मानता हूं? इम्प्लिसिट कॉस्ट मानता हूं। देखो कंफ्यूजन नहीं करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो खर्चा है जो एक एंटरप्रेन्योर के ओन रिसोर्सेज के लिए होता है, राइट। मतलब जो इनकम उसको हो सकती थी बट वो हुई नहीं उसके ओन रिसोर्सेज के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। वही अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं तो वो क्या है? एवरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपने क्या कर दी? फॉरगॉन कर दी, राइट। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपने फॉरगॉन कर दिया उसका जो कॉस्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का डेफिनेशन बहुत ही छोटा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन बहुत बड़ा माना गया है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट प्लस
इम्प्लिसिट, राइट। दूसरा फॉर्मूला बनता है यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट का कि इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट, राइट। अभी इसी इकोनॉमिक कॉस्ट को अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले से इलैबोरेट कर देते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, राइट। ऊपर का फॉर्मूला अपन ने क्या कर दिया, नीचे लेके आ गए। ओके, यस, फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 1 ऐसा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। फिर इसी को अपन ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और इस ब्रैकेट को अपन ने सॉल्व कर दिया। अभी कभी भी अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इसके लिए क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट करने से क्या निकलता है, आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट निकलता है। अभी इसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, इसके बाद में अपन टोटल रेवेन्यू को और एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेके आ गए, राइट। तो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट करने से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रॉफिट भी बोलते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, बिजनेस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया, राइट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू बिजनेस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो मैं बिजनेस प्रॉफिट को इज इक्वल्स टू क्या करता हूं, इधर लेके आता हूं, तो प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल आते हुए उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको निगेटिव कर देना पड़ेगा। ओके, तो इज इक्वल टू के उधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट माइनस बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट, योर इम्प्लिसिट कॉस्ट, राइट। तो ये सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे बनना चाहिए था, बट आईसीआई ने यहाँ पे थोड़ा गलत करके इसको क्या बोला है, इकोनॉमिक प्रॉफिट माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट करने से आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो भाई टोटल रेवेन्यू किधर गया, है ना, ये आपका यहाँ पे सवाल बन जाता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल भी सही आना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो एक चीज ऐसी है कि आपको लगेगा सर यहाँ पे तो माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट आता है ना, तो जो भी बड़ा छोटा है उसके हिसाब से वो प्लस माइनस होके जो आंसर बनेगा वो आपका क्या होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट होने वाला है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो फिर नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है बिजनेस प्रॉफिट से प्लस माइनस होके जो आंसर बनता है दैट इज योर, अगेन मैं अगर यहाँ पे इम्प्लिस इसको माइनस भी कंसिडर करूँ ना तो आपका बिजनेस प्रॉफिट ही ज्यादा है हमेशा इकोनॉमिक प्रॉफिट से, तो आंसर आपका भी माइनस में ही आना है। तो माइनस माइनस हटा दो तो इम्प्लिसिट कॉस्ट आपका मिल जाएगा आपको, राइट। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म्स आउटपुट इज परफेक्टली इलास्टिक देन द फर्म इज, राइट। अगर समझो किसी भी फर्म का डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4.11 के ऊपर आपको बताया गया है कि अगर समझो किसी भी फर्म का जो सब डिमांड कर्व है परफेक्टली इलास्टिक होता है, राइट, जैसे बोला अंडर द परफेक्ट कंपटीशन आपका जो डिमांड कर्व है कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, जहां पे आपके सभी प्राइस टेकर्स होते हैं फर्म्स, राइट, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिमांड कर्व होता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं, राइट। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं वो भी विद इन 21 मिनट्स, है ना, 20 मिनट्स में हो गया ऐसा अपन अज्यूम करते हैं, और फटाफट ऐसे ही अपने को बाकी हुए क्वेश्चंस भी करने हैं, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 21, the type of industry organization that is characterized by recognized interdependence and non-price competition among the firms is called as, right। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है पेज नंबर 4.58 के ऊपर, जिसका आंसर आपका आता है दैट इज योर ओलिगोपोली, राइट। यस, ओलिगोपोली फर्म ऐसे होते हैं जहां पे स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट है, ग्रुप बिहेवियर होता है, राइट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है, बिल्कुल भी प्राइस में कॉम्पिटिशन करेंगे क्या, नहीं, वो लोग ये बताने की कोशिश करते हैं मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अच्छा कैसे है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। इसका फॉर्मूला तुमको कहां देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 3.42 के ऊपर, राइट। क्या क्या फॉर्मूले बोले मैं आपको यहां से पढ़ के बताता हूं, राइट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, क्या इससे एवरेज निकलता है क्या, यस बिल्कुल भी निकलता है टोटल डिवाइड बाय आउटपुट करने से। नेक्स्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट, यस टोटल में से फिक्स को माइनस कर दो वेरिएबल ही बचेगा, राइट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट डिवाइडेड बाय द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट, राइट, ये बिल्कुल भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। सही आंसर आपको पेज नंबर 3.42 के ऊपर देखने को मिलेगा, तो फटाक से मैं आपको वहां पे लेके चलता हूं, राइट। देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, है ना। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस फॉर्मूले से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एटीसी माइनस एएफसी, ऐसा भी बोला जा सकता है। ओके, सो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, the restaurant industry has a market structure that comes closest to, right, सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 3 में था, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसका आंसर बनता है दैट इज योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, राइट। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कौन से कंपटीशन में आते हैं आपके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं। पेज नंबर 4.52 के ऊपर आपको एग्जांपल के साथ ये चीज मेंशन करके बोलिए उन्होंने कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, रिपेयर शॉप, लॉन्ड्रीज, मैन्युफैक्चरर्स, ये सब क्या है, ये सब आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 एनडीपी जीडीपी के बारे में यहाँ पे आपको पूछा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट? अभी सही ऑप्शन क्या है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। देखो, एनडीपी ग्रेटर देन जीडीपी इफ प्राइसेस आर फॉलिंग। देखो पहली बात तो ग्रॉस और नेट का फॉर्मूला समझो, राइट? नेट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। ओके, अभी देखो, कभी भी अगर नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, तो क्या कभी भी नेट ग्रॉस से बड़ा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस होने से नेट छोटा ही होगा। सो एनडीपी कैन नॉट बी ग्रेटर देन द जीडीपी। ऐसा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बोल सकते है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू व्हाट? डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड एमडीपी। एंड ऐसा अपन बोल सकते हैं, सेम फॉर्मूला एक्चुअली आना चाहिए था यहाँ पे डेप्रिसिएशन, बट यहाँ पे इन्होंने डेप्रिसिएशन वाला पार्ट दिया ही नहीं है। ओके, यस, अगेन चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का सवाल है। नेक्स्ट, which of the following marks of the which of the following marks the beginning of the contraction in the business cycle? contraction की शुरुआत कब होती है, राइट? ये आपको पूछा है, राइट? इन केस ऑफ एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रा, रिसेशन, ट्रफ, कब आपकी कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है, राइट? डैश मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। पीक, पीक के बाद में क्या होता है? आपके पीक जब खत्म हो जाए ना, तब आपका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ओके, यस, अ रिसेशन कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ विथ, रिसेशन कब शुरू होता है? व्हेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्रीजेस, व्हेन कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीजेस, व्हेन लेंथी पीरियड ऑफ फॉलिंग जीडीपी, राइट? सभी चीजें क्या होती है? जीडीपी को रिप्रेजेंट, रिसेशन को रिप्रेजेंट करती है। चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 की यार, यूनिट ही नहीं है ना, पेज नंबर 5.5 के ऊपर आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा, राइट? कॉन्ट्रैक्शन, वंस पीक अचीव, उसकी डिमांड जो है वो हॉल्ट हो जाती है और वहां पे डिक्रीज आता है, तब आपका जो है वो पीक के बाद में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँ या रिसेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे आपकी डिमांड जो है वो कम होने लगती है, आपके लोगों को जॉब नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने लगेगा, एक्सपेंडिचर जो है डिक्लाइन हो जाएगी, लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा, ग्रोथ रेट भी नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज सीन। अभी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज सीन व्हाट? बिजनेस साइकिल इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंक्रोनाइजेस विद दोज ऑफ इंडिया, या फाइनेंशियल मार्केट्स बिकम मोर इंटीग्रेटेड ओवर टाइम, या फाइनेंशियल डिसरप्शन स्प्रेड मोर इजीली विद सम कंट्रीज। चैप्टर नंबर 5 एंड 9 में इसका रिलेवेंस बनता है, एंड ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, राइट? सभी चीजों को अपन क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इकोनॉमिक मतलब भाई पैसे के बारे में, ग्लोबलाइजेशन मतलब ऑल ओवर द इंडिया इसका क्या हो रहा है? असर पड़ रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका असर पड़ रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is not an assumption of the law of variable proportion? law of variable proportion के कई सारे assumptions है। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 3.24 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा कि व्हाट आर द assumptions of law of variable proportion, right? law of variable proportion, सबसे पहला assumption, state of technology assumed to be given and unchanged, there must be some inputs whose quantity is kept fixed, only physical inputs and outputs, right? ये बेसिक 4 assumptions है कि ये लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा दोस्त केसेस जहाँ पे फैक्टर्स जो भी है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज किए जाएंगे, है ना? तो कौन सा assumption नहीं है? दैट इज ऑल यूनिट्स आर वेरिएबल, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर डिफरेंट, ये यहाँ पे आपका assumption नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज डिफरेंट, राइट? क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मार्केट फेल्यूर? कौन सा मार्केट फेल्यूर का एग्जाम्पल है, ऐसा अपन यहाँ पे पूछ रहे हैं। देखो, मार्केट फेल्यूर के बारे में चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 7.5 के ऊपर आपको बताया है कि मार्केट फेल्यूर किसे बोला जाएगा। यस, मार्केट फेल्यूर की अपन बात कर रहे हैं। ओके, यस, मार्केट फेल्यूर्स which hinder effective allocation of resources occur mainly due to following, जहाँ पे markets typically fail to provide collective पब्लिक गुड्स, राइट? तो वहां पे मार्केट फेल्यूर हो जाता है, राइट? तो नॉन एक्सक्लूजन ऑफ पब्लिक गुड इज एन एग्जांपल ऑफ द मार्केट फेल्यूर, कि अगर आप लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर पाओगे पब्लिक गुड्स को यूज करने से, तो वहां पे मार्केट फेल्यूर होना ही है, क्योंकि लोग जो है वो यूज करके चीजों को क्या कर देंगे? खत्म कर देने वाले हैं। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 31, विच when a market fails to allocate resources efficiently leading to overproduction or underproduction, it is called as। चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 7.27 के ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जो है आंसर मिलने वाला है, राइट? यस, ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन जो भी चीजें होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है दैट इज योर मार्केट फेल्यूर, राइट? देखो, सच प्राइसेस सेंड इनकरेक्ट सिग्नल्स टू प्रोड्यूसर्स एंड कॉज आइदर ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन, राइट? इसको कंक्लूजन में अपन बोलते हैं सिंपली दिस इज नथिंग बट अ क्लियर केस ऑफ मार्केट फेल्यूर, राइट? यस, एक्सटर्नलिटीज ये है, अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, और मार्केट फेल्यूर एक एक्सटर्नलिटी का पार्ट है ना? यस, अगर आप यहाँ पे ऊपर आके देखते हो, सो इट इज कंसिडर्ड अंडर द एक्सटर्नलिटीज वाला पार्ट, राइट? यस, एक्सटर्नलिटीज है ये, ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट,
32. In the budget making process, what is the term used to describe the government's planned expenditure exceeding its planned revenue? मतलब जितना अपना खर्चा था है ना, मतलब वो ज्यादा अपने रेवेन्यू से हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन बजट डेफिसिट। क्या बोलते हैं अपन इसको? बजट डेफिसिट बोलते हैं। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 7.63 के ऊपर आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाता है। फटाक से अपन उस पॉइंट पे भी चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अगर आपको स्लो लग रहा है तो। जहां पे एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता है, उसको अपन बजट डेफिसिट बोलते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस इन बजट मेकिंग प्रोसीजर? राइट, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बजट को ड्राफ्ट किया जाएगा, फिर वो बजट सबके सामने प्रेजेंट होगा, फिर उसको अप्रूवल देंगे, फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा। राइट, सो ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन, अप्रूवल, एग्जीक्यूशन, दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर। राइट, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 7.52 के ऊपर आपको एक प्रोसीजर के बारे में भी दिया हुआ है। राइट, बजट प्रोसीजर, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, इनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूशन। और ड्राफ्टिंग तो यार पहले ही करनी पड़ती है ना। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी? एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी का टूल कौन सा है? देखो, एक्सपांशन करना है मतलब अपने को बढ़ाने का है। राइट, इकोनॉमी को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने को जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। राइट, यस, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड स्टिमुलेट द डिमांड, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। अभी सर इसका आंसर कहाँ देखने को मिलेगा? चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 7.74 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। राइट, यस। चलो आ जाओ फटाफट, पेज नंबर 7.74, एक्सपांशनरी, गवर्नमेंट में कट ऑल द टैक्सेस, गवर्नमेंट इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, आप कुछ भी कर सकते हो। यस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआरबीएम एक्ट 2003? एफआरबीएम एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सेम क्वेश्चन, एमटीबी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे पहला ही क्वेश्चन अपने एमटीबी का है। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 7.61 के अंदर अपने को ये पॉइंट जो है वो समझाए वाला है कि एफआरबीएम एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। राइट, जैसे अपन बोल सकते हैं इंटर जोग्राफिकल इक्विटी, जनरेशनल इक्विटी ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट था, लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी था, ट्रांसपेरेंसी इन द फिजिकल ऑपरेशन था। ये सारे उसके क्या थे? मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। प्लस रिडक्शन इन द डेफिसिट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। राइट, यस, तो इलिमिनेट द फिजिकल डेफिसिट, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट? राइट, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है। सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 69 पे भी था कि तीनों भी जो है वो अपने क्या है? प्रॉफिट्स के कंपोनेंट माने जाते हैं। डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये सब के सब क्या है? आपके प्रॉफिट्स के पार्ट बन जाते हैं। दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, which of the following is the most accurate representation of the government role in resource allocation according to the fiscal function of the public finance? चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 का ये सवाल यहाँ पे बन के आ रहा है कि गवर्नमेंट का सबसे मेन और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। राइट, दो द गवर्नमेंट अलोकेट्स रिसोर्सेज टू पब्लिक गुड्स लाइक डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे अपन ने अपना जो रिसोर्स एलोकेशन है वो करना चाहिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिचुएशन बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट मार्केट फेल्यूर ड्यू टू द असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन? असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे बोला है? चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 7.29 के ऊपर बोला है, जब बायर या सेलर दोनों के पास में भी कहीं ना कहीं क्या होता है? एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, किसी के पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, किसी के पास में कुछ कम इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बोलते है। राइट, सो कंज्यूमर्स बाइंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बिकॉज दे लैक इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, उनको पता ही नहीं उसकी क्वालिटी क्या है क्योंकि सेलर ने उनको बताया ही नहीं होगा। सो समवन इज हैविंग द लेस नॉलेज रादर देन द अदर। राइट, तो सेलर के पास ज्यादा नॉलेज है, बायर के पास में कम है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following budget types specifically aims to reduce the deficit by either increasing the taxes or reducing the government spending? कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे अपन गवर्नमेंट के खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं, टैक्सेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी बजट, जिसको अपन कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी भी बोल सकते हैं। सर चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 7.74 के ऊपर आपको ये पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। राइट, यस, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। एक्सपांशनरी तो अपन ने पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा? तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी, टैक्सेस को जो है बढ़ा दिया जाएगा, या तो दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाएगा। राइट, यस, ये सवाल ऑलरेडी पहले भी इन्होंने पूछा था अबाउट द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, बट थोड़ा सा वर्डिंग्स डिफरेंट करके फिर से यहाँ पे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जांपल ऑफ द काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन? मतलब रिसेशन को खत्म करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, ऐसा उनका पूछना है। कहाँ बोला है सर? चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 में बोला है कि आपने क्या कर देना चाहिए? रिसेशन को कम करने के लिए टैक्सेस को क्या करो? कट कर दो, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर दो? बढ़ा दो, इससे आपका रिसेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। राइट, यस, ऐसा अपन बोल सकते हैं। सेम 7.75 के ऊपर लिखा दो तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इसी की बात कर रहा है। राइट, तो गवर्नमेंट को अगर समझो
बजट डेफिसिट वगैरह हो तो क्या कर रहा है, टैक्स कट कर दो और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो, राइट। इससे जो है वो रिसेशन से आप बाहर निकल सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे अपना हो चुका है। विद इन 33 मिनट्स अपन ने जो है 40 क्वेश्चंस पूरे कर दिए हैं। फटाफट ऐसे ही क्वेश्चंस आगे के भी डिस्कस करने हैं, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बट उसके पहले याद दिलाता हूँ फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को दबाना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो के नीचे जाके कमेंट भी करना है। इसके लिए आपको पैसा नहीं लगेगा, ना मुझे इसके लिए पैसा मिलेगा, बट इससे दूसरे दो बच्चों का फायदा होगा जो ये वीडियो देखना चाहते हैं, राइट। इससे रीच बढ़ेगा वीडियो का और वीडियो आगे बहुत सारे बच्चों तक पहुंचेगा जिससे उनका फायदा होगा। अगर आपका फायदा हुआ है तभी 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 वीडियो को लाइक करें या कमेंट करें, ओके यस। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, फायदा तो हो रहा है बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, राइट यस। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू करेक्ट द मार्केट फेलियर कॉज्ड बाय द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, राइट। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से अगर कुछ भी अगर मार्केट इंटरवेंशन हुआ है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा मार्केट फेलियर को, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 7.25 के ऊपर आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है कैसे आप ऐसे सिचुएशन में अपना जो प्रॉब्लम है एक्सटर्नलिटी वाला उसको खत्म कर सकते हो। सो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कब होता है, व्हेन वन पार्टी कन्फर्स बेनिफिट्स टू अनदर पार्टी, जब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होता है, राइट। सो कैसे करेंगे सर, सब्सिडाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स से आप पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से भी मार्केट फेलियर आया है उसको आप जो है वो खत्म कर सकते हो, राइट यस। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड फॉर द मनी, राइट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मार्केट डिमांड मनी डिमांड पे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता, राइट। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, दैट इज मनी डिमांड। पेज नंबर 8.5 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो फटाक से आते हैं और वहां पे देखते हैं कि आंसर बोला क्या है कि मनी डिमांड पे कौन सी चीज का असर नहीं होता। देखो मनी डिमांड के ऊपर कई सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है, जैसे लेट्स से इनकम है, जनरल प्राइस लेवल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रियल जीडीपी है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन है, इन सबसे मनी डिमांड पे असर पड़ता है, ओके। सो इंटरेस्ट रेट से पड़ता है क्या, बिल्कुल पड़ता है। लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट से, यस। प्राइस लेवल से पड़ता है, यस। बट गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट से मनी डिमांड पे असर नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है, गलत है, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं, right yes। question number 43, the transaction motive of for holding money implies that money is held to, transaction motive क्या बोलते हैं, पैसा किस लिए, पैसा जो है वो खर्चा करने के लिए रखते हैं लोग, ऐसा ट्रांजैक्शन मोटिव बोलता है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 अगेन है ना, पेज नंबर 8.8 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा कि ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर द होल्डिंग कैश लीड्स टू द नीड फॉर कैश फॉर करंट ट्रांजैक्शंस फॉर पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपेंस, मतलब बिजनेस का या पर्सनल नेचर का कुछ भी खर्चा करने के लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए होगा, राइट यस। सो इट प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर द डेली ट्रांजैक्शंस और परचेसेस, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं, फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव, है ना यस। क्वेश्चन नंबर 44, इन एन इकोनॉमी अ चेंज इन द रिजर्व रेशियो विल डायरेक्टली अफेक्ट द, अभी जब रिजर्व रेशियो चेंज किया जाएगा ना तो इससे डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है आपके मनी सप्लाई के ऊपर, तो राइट तो सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इस पे असर पड़ता है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 8.29 के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जो भी आपका रिजर्व रेशियो है, रिजर्व रेशियो से आपके मनी सप्लाई पे असर पड़ता है, राइट। देखो रिजर्व रेशियो, इट इज द रेशियो, it is the required reserve ratio on demand deposits increases while all other variables remain the same, more reserves would be needed, this implies that the bank must contract their loans, मतलब contract मतलब कम करना पड़ेगा और जिससे क्या हो जाएगा, आपके डिपॉजिट्स वगैरह कम हो जाएंगे और इससे आपका मनी सप्लाई भी कम होने वाला है, यस ऐसा इससे आपके मनी सप्लाई पे असर पड़ता है अगर रिजर्व रेशियो चेंज हो जाता है तो, राइट। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अगेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन अ कंट्री, मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, पेज नंबर 8.45 के ऊपर चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैज बीन मेंटेनेंस ऑफ अ जुडिशियस बैलेंस बिटवीन द प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। एंड अगेन इनका मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन करना है या एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट को मेंटेन करना है, मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट मेंटेन करके चलना है या क्रिएशन ऑफ इफिशिएंट मार्केट वगैरह करना है, ये उसके क्या है मेन ऑब्जेक्टिव्स है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया के, राइट। टू रेगुलेट, सो द आंसर इज टू रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते क्या अपन, नहीं ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। टू रेगुलेट द मनी सप्लाई टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स लाइक कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन है क्या, यस बिल्कुल भी ये चीज अपन यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इफ द मनी सप्लाई इंक्रीजेस while the velocity of the money and output remains the same, जनरल प्राइस लेवल, राइट क्या होने वाला है, तो ये होता है आपका इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, राइट। जैसे जैसे आपका अदर फैक्टर्स में जैसा मनी है, वेलोसिटी है, इसमें चेंजेस आएंगे ना तो वैसे वैसे आपके जनरल प्राइस लेवल में भी क्या होते हैं प्रोपोर्शनेटली चेंजेस आते हैं। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, दैट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, पेज नंबर 8.5 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा,
राइट, जहां पे अपन इसका फॉर्मूला बनाते हैं दैट इज mv इज इक्वल्स टू pt, राइट, mv इज इक्वल्स टू pt यहाँ पे अपना फॉर्मूला बनता है मनी इनटू वेलोसिटी, मनी इन सर्कुलेशन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू योर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 47, if the central bank implements an expansionary monetary policy by lowering the reserve requirement, the immediate effect on the money supply will be, क्या होगा? देखो, अगर समझो सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, तो इससे मनी सप्लाई पे असर क्या पड़ेगा? जब रिजर्व रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट, ऐसा अपन बोल सकते हैं, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, राइट। रिजर्व रिक्वायरमेंट कम तो मनी सप्लाई ज्यादा, रिवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 8.11 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलने वाली है, राइट। यस, चलो आ जाओ, देखो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई होता है, राइट, सिंपली ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? यस। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड द सेंट्रल बैंक मोस्ट लाइकली टेक टू कॉम्बैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन आ चुका है तो सेंट्रल बैंक ने क्या करना चाहिए जिससे इन्फ्लेशन को क्या किया जाए? कम किया जाए। तो सिंपली भाई क्या करो, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दो, जब रिजर्व बढ़ जाएंगे तो बैंक लोन कम दे पड़ेंगे, जब बैंक लोन कम देंगे तो आगे पैसा कम फ्लोट होगा, राइट, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? इससे रिड्यूस होने वाला है और इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा? कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 49, इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड, मतलब अगर मनी सप्लाई को कम करने का है तो क्या करना है? अगेन इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर द कमर्शियल बैंक्स, ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या? यस, दोनों भी क्वेश्चन मोटा मोटी सेम ही बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना है? मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा? रिजर्व रेशियोज को बढ़ा देना पड़ेगा, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, देखो क्या बोल रहा है, which of the following is not a key assumption of the Ricardo's theory of comparative advantage, comparative advantage में कौन सा assumption नहीं है, ऐसा आपको बोला गया है, ओके। सो कंपैरेटिव एडवांटेज वाला थ्योरी क्या बोलता है? एक ही कंट्री है जो हर चीज में क्या है? फायदेमंद है, दूसरा कंट्री किसी भी चीज में फायदेमंद है क्या? मतलब बेस्ट है क्या? नहीं, वो हर जगह क्या है? बेटर ही है। तो कौन सा assumption नहीं है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। सो यहाँ पे assumption नहीं है कि ट्रेड ऑकर्स ओनली ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजी बिटवीन द कंट्रीज, दिस इज नॉट एन assumption, राइट। ट्रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कंट्री हर चीज में अच्छा है और दूसरा दूसरे से कम है, राइट। जैसा बोला है, देखो, टू कंट्रीज ईच स्पेशलाइजिंग इट इन इफ in the good it can produce most efficiently will both gain from the trade, resources are immobile between the countries, ये सारे ही उसके assumptions है। कहाँ बोले? पेज नंबर 9.5 के ऊपर ये सारे ही assumptions आपको बताए गए हैं, राइट। यस, पेज नंबर 9.5 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको कंपैरेटिव एडवांटेज के सारे ही assumptions देखने को मिल जाएंगे, ओके। यस, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी कंपैरेटिव एडवांटेज में, ओके। यस, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन नंबर 51। 50 क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं विद इन 41 मिनट्स, बहुत ही अच्छे से चल रहा है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है, बहुत ही अच्छे चल रहा है। जल्दी से कमेंट करो कैसा लग रहा है। यस 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 सर, हम पास होने वाले, यस सर हम पास होने वाले हैं। सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करने वाले हैं। मई 2025 में सीए फाउंडेशन हमारा होगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ में आगे के 50 क्वेश्चंस करने हैं। एनर्जी लाओ यार, एनर्जी लेके आओ, राइट। क्वेश्चन नंबर 51, which of the following is the potential benefit of the foreign direct investment in the host country, host country को potential benefit क्या होगा foreign direct investment का, राइट। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 9.78 के ऊपर आपको फायदे दिए गए, बेनिफिट्स बताए गए कि एफडीआई का बेनिफिट क्या होता है, राइट। फटाक से एफडीआई के बेनिफिट पे आते हैं, ओके। पेज नंबर 9.78 बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, राइट। कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पे अपने को मेंशन करके दिए गए कि बहुत सारा फायदा एफडीआई की वजह से किसी भी कंट्री को होता है, राइट। तो सिंपली बात करूं तो भाई इंडिया के अंदर इसके वजह से क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी और इंडिया का स्किल डेवलपमेंट भी होने वाला है, राइट। इससे सर आपके कोई भी इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 52, इफ कंट्री का करेंसी इज डिप्रिशिएटिंग, इसका मतलब क्या है? कंट्री का करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब है भाई क्या है? ये आपको बताया गया है चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 9.60 के ऊपर कि इससे कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो चीपर हो जाएगा फॉरेन बायर्स के लिए और पोटेंशियली इससे आपका ट्रेड बूस्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 में जल्दी से आ जाते हैं तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी, राइट। देखो यहाँ पे बोला है एप्रिसिएशन अगर होगा, है ना, अपोजिट इफेक्ट होता है इसके ऊपर, है ना। तो ये पॉइंट अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, राइट। यस, सॉरी, ये जो है वो आपके एप्रिसिएशन की बात कर रहा है। डेप्रिसिएशन की अगर अपन बात करते हैं तो वो भी पॉइंट यहीं पे आपको दिया गया कि अगर यहाँ पे आपके कंट्री के जो प्राइसेस है वो डेप्रिशिएट हो जाते हैं, डेप्रिशिएटिंग लोअर्स द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड रेजेस द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ इट्स इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट क्या हो गया? सस्ता हो गया और इंपोर्ट क्या हो गया? महंगा हो चुका
है। सो इससे क्या होता है, इससे फॉरेनर्स फाइंड दैट एक्सपोर्ट्स आर चीपर दैन एंड डोमेस्टिक रेसिडेंट्स फाइंड दैट इंपोर्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव। तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, चीप हो चुका है। सो कंट्रीज एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर फॉर द फॉरेन बायर्स, पोटेंशियली बूस्टिंग द ट्रेड। ओके यस। क्वेश्चन नंबर 53, in international trade negotiations which of the following is the most common objective of for countries involved in multilateral trade talks? कौन सा सबसे बड़ा उनका ऑब्जेक्टिव होता है, उनको क्या करना है, उनको ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करवाना है और उनको फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है, ये उनका क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 54 कहां बोला है सर इसका आंसर, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 9.40 के ऊपर मल्टीलैटरल ट्रेड टॉक्स की बात करी गई है, वहां पे आप इसका आंसर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 54, Which of the following is an example of multilateral trade agreement? कौन सा multilateral trade agreement है? multilateral trade agreement मतलब जब कई सारी कंट्रीज के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसको अपन multilateral trade agreement बोलते हैं। राइट। तो WTO ये क्या है, वो WTO का एग्रीमेंट जो है वो एक multilateral trade agreement है। पेज नंबर 9.37 चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट WTO आपका माना गया है। राइट यस। सो WTO ये जो एग्रीमेंट है ये क्या है, एक मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। ओके यस। देखो द WTO इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस, है ना, कई सारे नेशंस के बीच में ये एग्रीमेंट जो है वो चल रहा है। तो ये क्या है, ये एक आपका वर्ल्ड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट? बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में कितने कंट्रीज होते हैं, 2 कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज टू एस्टैब्लिश द फ्री ट्रेड बिटवीन द 2 countries by eliminating tariff and restrictions। कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 9.35 पेज नंबर के ऊपर आपको बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया है, जहां पे आप ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज 2 ब्लॉक्स और ब्लॉक एंड कंट्री अपन डिसाइड करते हैं। ओके सर इसके एग्जांपल्स क्या है, EU एंड यूरोपियन यूनियन एंड योर साउथ अफ्रीका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एशियन और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, ये सारे इसके पार्ट है। Okay, question number 56, which of the following is not an example of a policy designed to encourage the competition? competition को बढ़ाने के लिए अपन ने कौन सा पॉलिसी यूज नहीं किया है, ऐसा पूछा गया है। सेम क्वेश्चन MTP नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 8 पे था, MTP नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 91 में था। राइट। तो अपन डीरेगुलेशन करते हैं, ट्रेड लिबरलाइजेशन भी करते हैं, एंटी मोनोपोली रेगुलेशंस भी करते हैं, बट अपन कभी भी रिड्यूसिंग द टैक्सेस को नहीं करते। कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 10 10.31 पेज नंबर के ऊपर आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। राइट यस, आ जाओ। राइट। सो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द वगैरह जो है वो यहाँ पे अपन सारी चीजें कर रहे हैं। ओके और यहाँ पे अपन ने जो है वो प्रमोट किया है कि अपन बढ़ावा दे, लाइसेंस राज को अपन खत्म करें, है ना, MRTP एक्ट को अपन जो टेक ओवर करें, अमलगमेशंस वगैरह ये सारे ही आपके इनकरेज करने के लिए लगाए गए हैं। ओके डीरेगुलेशन लिबरलाइजेशन, है ना, ये सारी चीजें उसके पार्ट है। ओके यस, डीरेगुलेशन ट्रेड लिबरलाइजेशन, ओके एंटी मोनोपोली जो है वो MRTP एक्ट जो अपने लाया वो सब उसके रीजंस है। बट रिड्यूसिंग द टैक्स, इनकम टैक्स, ये आपका कभी भी पॉलिसी डिजाइन नहीं है जिससे अपन कंपटीशन को क्या कर सके, बढ़ा सके। ओके यस। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ मेजर चैलेंज टू द इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर? इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर मेजर चैलेंज ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन बहुत ही कम है और इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी सी अवेलेबल नहीं है। राइट। क्वेश्चन नंबर 58 पे अगर अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 58 अपने को बात कर रहा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर सॉ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इन इंडिया? सर आंसर कहां मिलेगा, चैप्टर नंबर 10 10.25 पेज नंबर के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा कि सर्विस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पे इंडिया के अंदर जो है वो एक यूनिक ग्रोथ दिखाई दिया है कि भाई यह जो एग्रीकल्चर है उसके बाद में सीधा सेकेंडरी सेक्टर नहीं बल्कि सीधा क्या बढ़ गया, अपना जो है वो सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स। राइट। सर्विस सेक्टर के अंदर चेंजेस अपने को ग्रोथ जो है हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई दी ही है। ओके क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट रीजन फॉर द परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ? मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, मतलब जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा है, उसके पीछे के रीजंस क्या है? द रीजंस ऑफ हाई इनकम इनइक्वालिटी, है ना, इन हाई इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सबसे बड़ा एक रीजन है। क्वेश्चन नंबर 60, with reference to arc elasticity measures the responsiveness of demand and the demand curve। राइट। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके आर्क इलास्टिसिटी स्पेसिफिकली बात करो तो किसकी बात करता है, बिटवीन द 2 पॉइंट्स की बात करता है। ये सेम क्वेश्चन MTP नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 39 पे भी अवेलेबल था, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 2.28 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि आर्क इलास्टिसिटी जो है वो क्या करता है, 2 पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी काउंट करता है। ओके यस। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 61, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 1.24 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको मेरिट्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, सोशलिज्म के मेरिट्स क्या क्या होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मेरिट नहीं है ना। देखो, सोशलिज्म की वजह से क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर इक्वल एक्सेस होता है टू द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, यस बिल्कुल होता है। वर्कर्स आर नो लॉन्गर एक्सप्लॉइटेड, मतलब उनका शोषण नहीं किया जाएगा, सबको जो है वो प्रोडक्शन में काम बिल्कुल भी मिलने वाला है, राइट। प्रॉफिट्स आर नॉट स्प्रेड इक्विटेबली अमंग ऑल वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, यस ये बिल्कुल भी सोशलिस्ट के अंदर होगा क्या, नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रिजर्व फॉर गुड फॉर द होल, ये बिल्कुल भी होने वाला है, राइट। तो क्या नहीं होगा, ये प्रॉफिट्स आर नॉट सेपरेटली इक्विटेबल, मतलब सबको स्प्रेड इक्विटेबली होंगे क्या, नहीं होंगे, राइट, ये मेरिट नहीं है उसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, which of the following is the primary objective of the India's monetary policy, again इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछ लिया गया है कि क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड टू कर्ब द इन्फ्लेशन। कर्ब का मतलब होता है इन्फ्लेशन को खत्म करना है और मनी सप्लाई को क्या करना है, कंट्रोल करना है, राइट। ये अपना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। अगेन चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 का ये सवाल है, पेज नंबर 8.45 के ऊपर मैं आपको लिख आता हूँ, तो वापस आपको वही पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा, राइट। यस, ये जो ऑब्जेक्टिव अभी अपने डिस्कस किए थे। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 63, ये सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 89 पे था, एमटीपी नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 81 पे था, 84 पे था, राइट। पॉलिसीज जो यूज किए जाते हैं टू टारगेट स्पेसिफिक की एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ इन दैट सेक्टर इज लाइकली टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये सवाल बोला है क्योंकि इसका मेन इंपैक्ट है दैट इज इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेट इन दैट सेक्टर एंड इंप्रूव द करंट अकाउंट बैलेंस। ये अपना की एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए मेन टारगेट होता है। क्वेश्चन नंबर 64, इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी द शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लास्टिंग कितने महीने, शॉर्ट रन कितने महीने के लिए लास्ट करता है, ये अपने को कहां बोला है भाई, अपने को सिंपली बोला है चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 के अंदर पेज नंबर 3.21 पे या 28 पे अगर आप कहीं पे भी आते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि शॉर्ट रन ऐसा रन है जो कब तक लॉन्ग लास्टिंग होता है, जब तक आपके फिक्स्ड मतलब फिक्स इनपुट कम से कम एक होता है, एटलीस्ट 1, जब तक आपका फिक्स इनपुट है तब तक क्या है, शॉर्ट रन है। जब आपका एक भी फिक्स इनपुट नहीं रहा तब क्या हो जाएगा, जब सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, सारे ही इनपुट्स क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन बोलते हैं। जब तक क्या चल रहा है आपका, शॉर्ट रन चल रहा है। अ पीरियड विल बी कंसिडर्ड शॉर्ट रन पीरियड इफ द अमाउंट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग दैट पीरियड। अनचेंज का मतलब क्या है, फिक्स रहता है। ओके, यस, तो एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन ऑफ इनपुट इज फिक्स्ड, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन शॉर्ट रन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेल्ट विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ मतलब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ओके, यस, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज पॉलिसीज जो अफेक्ट करते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन को, क्योंकि देखो ना, इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज ऑन द प्राइस ऑफ मिल्क, अगेन इंडिविजुअल की बात हो गई। डिफरेंसेस बिटवीन द मार्केट फॉर द स्किल्ड लेबर वर्सेस द मार्केट फॉर अनस्किल्ड लेबर, अगेन कुछ ही चीजों की बात है, एग्रीगेटिव में बात नहीं करने। इश्यूज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर, एक सेक्टर की बात है, बट यहाँ पे एग्रीगेट कंजम्पशन की बात कर रहा है। एग्रीगेट वर्ड आ गया मतलब क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील कर रहा है। बाकी तीनों भी पॉइंट किसको डील करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ स्टडी रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी and the tools of analysis of decision science to examine how an organization can achieve its aim and objectives most efficiently। इसको अपन बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 1.7 पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है, राइट। बिजनेस इकोनॉमिक्स आल्सो रिफर्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसको अपन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस बोलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज दीज टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं, है ना। ये एक टूल है जो आपको वेरियस अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाता भी है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, अगेन रिपीट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर एमटीबी नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 40 सेम था और सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। इसका आंसर होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो उस एमटीबी के वीडियो में मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे भी टाइम नहीं डालते अपन। क्वेश्चन नंबर 68, अभी देखो पढ़ो अच्छे से, समझो क्या बोला है। अज्यूम दैट कॉर्न और व्हीट एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। द सेम इनपुट्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस आइदर वन ऑफ दीज टू कमोडिटीज, मतलब सेम इनपुट्स लगने वाले दोनों को बनाने के लिए। अज्यूम दैट लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड अप्लाई इन बोथ द मार्केट्स,
if the demand for one of these commodities increases what will likely happen in the other market। अगर समझो एक का जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेट से अज्यूम करते हैं कॉर्न का जो डिमांड है वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो इससे दूसरे मार्केट पे यानी कि वीट के मार्केट पे क्या असर पड़ेगा ये आपको बताने का है, राइट। अगर समझो कॉर्न का डिमांड बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी किसका बढ़ेगा, कॉर्न का ही बढ़ेगा, और वीट का डिमांड सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाने वाला है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या, यस। तो सप्लाई विल डिक्रीज ऐसा अपन बोल सकते हैं फॉर द अदर मार्केट। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब एक चीज की डिमांड बढ़ गई तो उसकी भी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 69, if we notice that an increase in the price of the product X causes reduction in the demand for the product Y, then we can conclude that these two products are, मतलब क्या है भाई, X की प्राइसेस अगर जो है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब X क्या हो गया, सस्ता हो गया, इससे डिमांड फॉर Y पे अगर असर पड़ रहा है, राइट। और कैसा असर है, देखो, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, सॉरी इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं है। सो अगर एक्स की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है और वाई की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये दोनों गुड्स कौन से है, ऐसा आपको पूछा है। अभी इनवर्स रिलेशनशिप है एक्स और वाई में, मतलब एक की प्राइसेस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट्स है इन द कंजम्पशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। ये सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 3 में था, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, राइट। क्वेश्चन नंबर 70, देखो, फॉर गिवन गुड्स द एंगल कर्व इज, अभी एंगल कर्व कहीं कहीं पे एंजल कर्व कुछ भी इसको बोले वाला है, सो इट शुड बी नेगेटिव पॉजिटिवली स्लोप्ड, है ना, क्योंकि आपका गिवन गुड्स के केस में कैसा होता है, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। गिवन गुड्स के केस में कैसा रिलेशनशिप, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ओके, यस। तो इसके केस में आपका जो कर्व आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, पॉजिटिवली स्लोप्ड आना चाहिए, बट आईसीआई ने यहाँ पे जो आंसर दिया है दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड, तो ये यार थोड़ा मुझे बिल्कुल भी गलत लग रहा है, राइट। ऑप्शन नंबर सी ऐसा आईसीआई का आंसर है, बट करेक्ट आंसर शुड बी द पॉजिटिवली स्लोप्ड, राइट। नेक्स्ट, द प्योर मोनोपोलिस्ट इन द लॉन्ग रन कैन मेक द प्योर प्रॉफिट ड्यू टू, अभी सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 4 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, वहां पे इन्होंने आंसर दिया था लो एलएसी कॉस्ट, ये उसका मेन जो है वो, मतलब इसकी वजह से जो है प्योर मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट बना सकते हैं, बट द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, ब्लॉक्ड एंट्री। ये मैंने वहां भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.45 के ऊपर आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन जो है वो दिखाई देने वाला है, राइट। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ वहां पे, चलो देखते हैं क्या बोला है। One thing is certain that monopolist will not continue if he make losses in the long run, right? He will continue to make supernormal profit even in the long run as entry of the outside firm is ब्लॉक्ड, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आप मोनोपोलिस्ट क्या करता रहेगा, लॉन्ग रन में बनाता रहेगा, कब, क्योंकि उसके जो आउटसाइड फर्म है उसका एंट्री क्या है, ब्लॉक्ड है। क्या ये पॉइंट यहाँ पे पूछा है क्या, कि प्योर मोनोपोलिस्ट क्या करता है, लॉन्ग रन के अंदर प्योर प्रॉफिट्स कमा रहा है, क्यों, क्योंकि बाहर के लोगों का एंट्री वहां पे क्या है, ब्लॉक है, इसलिए, राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 72 पे बढ़ते हैं, चलो आगे। द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म ए ऑब्जर्व दैट एवरी टाइम देयर इज इंक्रीज इन द प्राइसेस चार्ज बाय द फर्म बी, लेवल ऑफ द सेल्स ए डिक्लाइन, मतलब अगर समझो बी महंगा हो जाता है तो ए का सेल क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। बट व्हेन फर्म सी इंक्रीजेस इट्स प्राइस, मतलब अगर सी का प्राइस बढ़ जाए तो लेवल ऑफ द सेल्स ऑफ ए इंक्रीजेस, और ए का सप्लाई क्या हो जाता है, ए का सेल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे आपको कंक्लूजन निकालना है कि क्या इनके बीच का रिलेशनशिप है, ओके। अभी देखो, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट्स, और इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स। तो कहां बोला है, देखो, ए एंड बी प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूट्स इन द कंजम्पशन, नहीं, ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। सो फर्म ए एंड सी प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूट्स इन द कंजम्पशन, ऐसा बोल सकते हैं क्या, यस, ऐसा बिल्कुल भी आप बोल सकते हो, यस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। अगेन चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल था वो, राइट। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते, देखो, a cartel which is market sharing will reach the monopoly situation, कोई भी कार्टल मोनोपोली सिचुएशन कब अचीव कर लेगा, ये आपको पूछा है। जब वो लोग बिल्कुल भी क्या करता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, तब वो क्या कर लेते हैं भाई, मोनोपोली सिचुएशन को अचीव कर लेंगे या नहीं करेंगे, ये आपने को पूछा है। देखो, हर एक कार्टल मोनोपोली सिचुएशन में नहीं जाता, तो समटाइम दे मे रीच और समटाइम दे मे नॉट रीच, राइट। सर कार्टल के बारे में कहाँ बोला है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.60 के ऊपर आपको कार्टल के बारे में बताया गया। चार्टल नहीं भाई, कार्टल, कार्टल कार्टल कार्टल, क्या भाई, कार्टल, कार्टल मतलब क्या, ग्रुप ऑफ फर्म्स। जब बहुत सारे फर्म्स, कुछ फर्म्स एक जगह आ जाते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, उसको अपन कार्टल बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट एक्सप्लिसिटली एग्री कोल्यूड टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज अ कार्टल, राइट। यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग प्रोड्यूसर्स क्या होता है, स्टिक होते हैं टू द कार्टल्स एग्रीमेंट, और कार्टल विल हैव द हाई मार्केट पावर एंड अर्न द मोनोपोली प्रॉफिट स्पेशली व्हेन डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, राइट, यस। सो समटाइम्स वो लोग क्या कर सकते हैं, मोनोपोली सिचुएशन को अचीव कर सकते हैं, बट हमेशा करेंगे क्या, नहीं। ऑलवेज देखो पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज ऑलवेज बोला यहाँ पे, इसके लिए पॉसिबल है क्या, नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 74 अगेन एमटीपी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 73 था, एमटीपी नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 35 था। अकॉर्डिंग टू हॉट रेट साइकिल मॉनिटरी फिनोमिना ये होता
है, राइट। अकॉर्डिंग टू हॉट रेट, ट्रेड साइकिल इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन चैप्टर नंबर 7 का है, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। इन केस ऑफ रिसेशन, इंफीरियर गुड्स मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव रिडक्शन इन देयर डिमांड। क्यों? क्योंकि सर रिसेशन में लोग क्या करते हैं, इंफीरियर गुड्स ही ज्यादा खरीदते हैं, तो उनकी डिमांड पे कोई असर पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। बट यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पूछा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? करेक्ट। और रिसेशन के अंदर नॉर्मल गुड्स पे क्या, अगर रिसेशन मतलब रिसेशन के केस में नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है उस पर फर्क पड़ेगा क्या? यस, बिल्कुल भी पड़ेगा, राइट। या फिर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है क्या? नहीं। सो ऑल प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू बी नेगेटिवली अफेक्टेड इन ए रिसेशन। नहीं, सबको नेगेटिव अफेक्ट नहीं होता है, किसी किसी को पॉजिटिव अफेक्ट भी होता है, राइट। जैसा इंफीरियर गुड्स है, रिसेशन में इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, ओके, तो वहां पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 76, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? ये सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 55 पे था, एमटीबी नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 24 भी था। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहां होता है? दैट इज एमपी आपका बिल्कुल भी मैक्सिमम होता है। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3.25 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है? चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, विच इज नॉट ए डिटर्मिनेंट, राइट। सो इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट ए डिटर्मिनेंट फॉर द डिमांड। ये आपके सप्लाई का डिटर्मिनेंट होता है, राइट। सिंपल पॉइंट है, इसके लिए मॉड्यूल का रेफरेंस नहीं दे रहा, आप बिल्कुल भी जाके देख सकते हो। व्हाई इज द सप्लाई ऑफ एग्स इन इलास्टिक। सप्लाई ऑफ एग्स इन इलास्टिक क्यों होता है? चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, क्योंकि उसको आप स्टोर भी नहीं कर सकते, उसको वो पेरिशेबल नेचर के होता है, इसके लिए उसका सप्लाई कैसा है? इन इलास्टिक होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 79, इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस देन। अभी देखो, अगर समझो गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, सो द डिमांड फॉर द गुड्स विल डिक्रीज। दूसरा पॉइंट ये भी है कि डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स विल इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दोनों भी क्या है? सही बन जाते हैं। बट आईसीआई ने यहाँ पे बोला है कि ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? बिल्कुल भी सही है ना। सो चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल पेज नंबर 2.5, दोनों भी आंसर यहाँ पे बनते हैं, सी एंड डी बोथ करेक्ट, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे हिसाब से दोनों भी बिल्कुल भी सही है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 80, फर्म्स इन एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है ना जहां पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? ओके, सो आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनते हैं मोनोपोलिस्टिक, कॉम्पिटिटिव में एंड ओलिगोपोलिस्ट के अंदर। आर आइदर मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव और ओलिगोपोलिस्ट, ऐसा अपन बोल सकते हैं। पेज नंबर 4.55 और पेज नंबर 4.56 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। यस, आ जाओ। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, है ना। प्लस साथ ही साथ जब अपन ओलिगोपोली की बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है? कंपटीशन अमंग द फ्यू होता है, और यहाँ पे भी वो लोग क्या करते हैं? दे आर सेलिंग आइदर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 81, 80 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन बने, 1 घंटा हो चुका है, अगले 15 मिनट में अपने बचे हुए 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। यस, इफ एन इनपुट इज ओन एंड यूज्ड बाय द फर्म देन इट्स, मतलब देखो, अगर समझो कोई इनपुट है जो अपन खुद ओन करते हैं और अपन खुद ही यूज कर रहे हैं, तो उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितना होता है? 0 होता है। मतलब मेरा ही प्रोडक्ट है, मैं ही यूज करता हूँ, मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्या? नहीं, तो उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हो गया? 0 हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 के अंदर अपन एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 82, शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, अगेन सेम क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट, एवरेज नंबर ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये सेम क्वेश्चन जो है अभी अभी ऊपर भी हुआ था, सेम यहाँ पे पूछ लिया गया। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 3.42 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। यस, आ जाओ पेज नंबर 3.42 के ऊपर, चलो आपको लेके चलता हूँ मैं, और वहां पे आपको ये आंसर बताता हूँ, राइट। देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी अभी अपन ने देखा था, पहले भी ये क्वेश्चन आया था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और थर्ड फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एटीसी माइनस एएफसी। अभी इस एएफसी को इक्वल्स टू के उधर रख दो तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, राइट। यस, चलो, सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, वन रीजन दैट अ फर्म में एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज दैट। अभी यहाँ पे मैं रिपीट लिख देता हूँ इसको, ठीक है, तो आपको इजी रहेगा, है ना। One reason that a firm may experience increasing returns to scale is that greater level of output make it possible for the firm to employ more specialized machinery, obtain bulk purchase discount, employ greater division of labor, and all of the above are correct. All of the above are correct, right। जब कभी भी अपन इंक्रीजिंग रिटर्न्स की लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है? आपका मशीनरी भी ज्यादा होता है, बल्क परचेज भी होता है, और डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 3.28 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। चलो देखो,
लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में बताता हूँ कि यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में आपके जो है वो फर्म जो है वो एक्सपांड करती है ना। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के अंदर इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स होता है और लार्ज नंबर में आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होते हैं। ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लैंड एंड मशीनरी भी यहाँ पे होता है, राइट। तो हर चीज यहाँ पे बढ़िया है, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप refers to the decrease in average total cost that can occur when a firm, अभी देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब होंगे, जब आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, राइट। अभी ये कम कब होता है, जब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, मोर देन अ वन प्रोडक्ट, जब अपन एक से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तब आपका क्या होता है, प्रोडक्ट में इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आ जाता है, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं, राइट। पेज नंबर 3.47 के ऊपर चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 में आपको इसका आंसर मिलने वाला है, व्हाट आर द इकोनॉमीज ऑफ स्कोप के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो। ओके, यस, चलो। ओके, इस देखो, फॉलिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इंक्रीजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिजल्ट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 जिसका आंसर आईसीआई ने यहाँ पे गलत दिया था, पहले यहाँ पे गलत है क्या, नहीं पहले गलत दिया था, यहाँ पे बिल्कुल भी उसको सही कर दिया। देखो विच, पहले एक्चुअली इन्होंने आंसर अभी अलग दिया था, अभी अलग दिया, विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज नॉट टिपिकली हैव द नेगेटिवली स्लोप मार्केट डिमांड कर्व, राइट। सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 18 था, वहां पे इन्होंने बोला था कि सभी जो है वो उसके अंदर क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होते हैं, है ना। बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऐसा है जहां पे नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होता है क्या, फर्म के केस में नहीं होता, क्योंकि वहां पे कैसा होता है, वहां पे स्ट्रेट लाइन जो है वो क्रिएट होती है डिमांड कर्व, क्यों वो नेगेटिवली स्लोप नहीं है, ऐसा इनका बोलना है। क्वेश्चन नंबर 86, इफ the market demand curve for the commodity has a negative slope then the market structure must be, अगर समझो मार्केट डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो परफेक्ट को छोड़ के क्या बच गया आपका, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, ऐसा अपन उसको मान लेते हैं, जहां पे आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड किंग्ड डिमांड कर्व आता है, मतलब जहां पे ओलिगोपोलिस्ट की अपन बात कर सकते हैं, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 87, if a firm sells its product on an open market that is characterized by many sellers and buyers, homogeneous product, unlimited long run resource mobility and perfect knowledge, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.28 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या है, राइट। दैट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, है ना। देन अगर आपका बोले तो परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, इंडिविजिबिलिटी ऑफ द, मतलब प्राइस मेकर वगैरह वो लोग होते हैं, है ना, प्राइस टेकर्स होते हैं, सॉरी मेकर नहीं, वो लोग होते हैं बिल्कुल भी आपके प्राइस मेकर्स, क्या होते हैं वो लोग आपके बिल्कुल भी प्राइस टेकर्स होते हैं, सॉरी यार क्या हो गया, हाँ, सो ये आपके प्राइस टेकर्स होते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लो होता है ना। सो ये सब क्या है, ये सब आपके परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मेनी सेलर्स एंड बायर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, अनलिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी वगैरह होगा, परफेक्ट नॉलेज होगा। क्वेश्चन नंबर 88, इफ अ फर्म सेल्स इट्स आउटपुट ऑन अ मार्केट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी सेलर्स एंड बायर्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये बात अलग है, ऊपर से अनलिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी, देन द फर्म इज, अभी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन में तो होता नहीं है ना, मेनी बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी होता है ना, तो ये होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, राइट। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू एंट्री दैट टिपिकली रिजल्ट्स इन मोनोपोली, मतलब कौन सा आपका बैरियर टू एंट्री नहीं है जिससे मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ द आउटपुट, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.39 के ऊपर आपको जो है इसका आंसर मिल जाता है, राइट। यस, so no distinction between the firm and industry, monopoly generally sells a product which is no close substitutes, right, pure monopoly is never found in the practice, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, सो देयर इज नॉट अ बैरियर टू एंट्री, अपन जिसको बोले तो प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह अगर होते हैं तो वहां पे पॉइंट है। ओके, अभी 10 ही क्वेश्चन बचे, फटाफट डिस्कस करते हैं, है ना, सिर्फ हार्डली और अपने को लगेंगे यहाँ से 5 से 10 मिनट में सारी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलो बढ़ते आगे, और बिल्कुल भी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो में कंटिन्यू तो बिल्कुल भाई जाके सब्सक्राइब करो, पैसे नहीं लगेंगे, मैं बता रहा हूँ तुमको, राइट। और वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और कमेंट भी करो भाई, कमेंट करो, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, ऐसे ही सारे एमटीपीज लेके आ जाओ, हमारे लिए बहुत अच्छा जाने वाला है पेपर, एंड 1.5 डे स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना, तो आपको बिल्कुल 90 मार्क्स या 70-80 जो भी आपको आएंगे बिल्कुल आने वाले, मेरी गारंटी है, राइट। यस, चलो, इंक्रीज इन अनवांटेड बिजनेस इन्वेंटरीज आर काउंटेड एज, अगर अनवांटेड बिजनेस इन्वेंटरी की बात कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया था, इसको अपन बोलते हैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 91,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सा ऐसा फैक्टर जो इकोनॉमिक ग्रोथ में कभी भी कंट्रीब्यूट करता है क्या, नहीं करता। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 7.59 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ जाए तो इससे आपकी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है क्या, नहीं होनी। अगर आपके पास में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, क्या इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या आपके पास में नई टेक्नोलॉजी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या आपके नॉलेज गेनिंग होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, यस हो सकता है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता, उल्टा पॉपुलेशन बढ़ जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर स्लो है तो भाई इससे आपकी देश को नुकसान हो सकता है, राइट। यस, और आज इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है भाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, consumption function of the firm C is equals to CO plus CYD has a positive vertical intercept CO which indicates that, अभी ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये आपको समझाने का है। दैट इज CO क्या इंडिकेट करता है कंजम्पशन फंक्शन के अंदर। सर कैसे समझ में आएगा, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का ये सवाल है एमपीसी के बारे में, और ग्लोसरी में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको ये टर्म देखने को मिलेगा, राइट, ग्लोसरी के अंदर। ओके चलो, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन स्पेंडिंग अपन जिसको बोलते हैं। देखो, अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन स्पेंडिंग दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम आल्सो वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, राइट। अभी देखो ये जो आपका सीओ है ये आपका क्या है, ए पॉजिटिव वर्टिकल इंटरसेप्ट है, राइट। और ये इनकम पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। देखो वाई मतलब क्या, ये डिस्पोजेबल इनकम है वाई डी, तो इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ऑटोनॉमस इनकम, या इसको अपन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर या ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपन इसको बोल सकते हैं। तो सम कंजम्पशन इज अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द डिस्पोजेबल इनकम, मतलब वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड नहीं करते, इसको अपन क्या बोलते हैं, सीओ, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन अपन इसको बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93, एन इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशनरी फेज बाय मेजरिंग रियल जीडीपी इज कॉल्ड, ये सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 7 में था, क्वेश्चन नंबर 51, इसको अपन बोलते हैं बिजनेस साइकिल, राइट। क्वेश्चन नंबर 94, नेशनल इनकम अकाउंट्स कैन अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग बाय, अभी ये सेम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 में भी है, मतलब सेम पॉइंट बताया वाला है पेज नंबर 6.3 पे। सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 7 में था 83, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा मतलब एक्चुअली इन्होंने वहां पे आंसर अलग बोला, यहाँ पे आंसर अलग बोला है, तो मिसमैच इन आंसर यहाँ पे इनका दिखाई दे रहा है। मैंने वहां पे भी तुमको बोला था कि मल्टीपल काउंटिंग अगर अवॉइड करनी है तो क्या कर सकते हैं, या तो आप ओनली फाइनल गुड्स को कंसिडर करो, या तो आप इंटरमीडिएट गुड्स को ही सिर्फ यहाँ पे कंसिडर करो। तो यहाँ पे दोनों भी एक्चुअली सी बी एंड डी दोनों भी आंसर बन जाते हैं, बट आईसीआई कभी बी लिखता है कभी सी लिखता है, तो भाई आईसीआई क्या करेगा हमको पता है क्या, नहीं। तो मुझे लगता है दोनों भी सी आप कुछ भी लिख के आए तो आपको आईसीआई ने मार्क देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95, इन अ बिजनेस साइकिल अ पीरियड फ्रॉम द पीक टू ट्रफ मे बी रेफर्ड टू एज, पीक से ट्रफ का जो पीरियड है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रैक्शन, राइट। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.4 के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा, यस, कॉन्ट्रैक्शन, राइट। पीक यहाँ पे है और ट्रफ यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है आपका कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर चेंज इन आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज इन वन एडिशनल यूनिट ऑफ एन इनपुट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं अपन इसको, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3.29 के ऊपर आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा, राइट। आ जाओ, देखो, अ कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन अर्लियर यूज्ड टू एक्सप्लेन रिटर्न्स टू स्केल इन प्रोडक्शन, राइट। तो क्या है मतलब कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन किसकी बात कर रहा है, रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहा है, कि वन इनपुट में अगर चेंज आने से कुछ फर्क पड़ता है तो वो क्या है, वो आपकी रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री द इंडिफरेंस कर्व इज, जब गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो वहां पे इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 2.65 के ऊपर अगर आप आ जाते हो तो वहां पे अपने को देखने को मिलेगा कि जब कभी भी गुड्स जो है वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, जिसको अपन बोल सकते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह है, सो वहां पे आपका जो कर्व होता है बिल्कुल भी एल शेप्ड होता है, ऐसा एल शेप्ड बनता है, जिसके अंदर अपन ने लेफ्ट शूज एंड राइट शूज वगैरह का एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का रिवीजन वीडियो भी अपलोडेड है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। द इंडिफरेंस कर्व विल कंसिस्ट ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस विद अ राइट एंगल बेंट विच इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसको अपन एल शेप्ड भी बोल सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस विद अ राइट एंगल बेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को और कई सारे नाम दिए हैं चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 के अंदर, पेज नंबर 3.47 पे। ओके, यस, लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है उसको अपन प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, उसको अपन यू शेप कर्व भी बोलते हैं, राइट, और उसको अपन जो है वो एनवेलप कर्व भी बोल सकते हैं, है ना, और कई सारे ऐसे नाम उसको अपन यहाँ पे दे चुके हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट है। सो यू शेप्ड होता है, एनवेलप कर्व भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों भी यहाँ पे बिल्कुल भी आपके सही है ना, यस। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 क्या बात कर रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल व्हेन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 जहां पे आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कंडीशंस बताए वाले पेज नंबर 4.46 के ऊपर, राइट। चलो पेज नंबर 4.46 पे अगर आपको मैं लेके चलूँ ना, तो वहां पे क्या क्या कंडीशंस बोले, देखो द सेलर शुड हैव द सम कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, देखो कितना कंट्रोल है, सम कंट्रोल, द सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड द मार्केट इनटू द टू और मोर सब मार्केट्स, और प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो दोनों भी मार्केट्स की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ये तीन कंडीशंस है, ठीक है। अभी यहाँ पे कंडीशंस पढ़ते हैं, देखो सेलर शुड हैव सम कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, यस। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट इन द डिफरेंट सब मार्केट्स, यस। द सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड द मार्केट्स इनटू टू और मोर सब मार्केट्स, यस। तो तीनों भी कंडीशंस यहाँ पे क्या है, कंसिडर सही है, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल व्हेन, जब ये तीनों भी कंडीशंस फुलफिल होंगी। ऐसा नहीं है कि एक हो जाए तो हो जाएगा, राइट। देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, इन्हीं कंडीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट। तो ये तीनों भी कंडीशन सही है, बट यहाँ पे आंसर शुड बी द ऑल ऑफ दिस, बट ये ऑल ऑफ दिस है क्या, ऑप्शन आपके पास में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आईसीआई का गलत है, ऐसा मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, ऑल ऑफ दिस शुड बी द आंसर, राइट। यस एंड लास्ट क्वेश्चन अगर अब यहाँ पे बात करें, सो एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया गया अबाउट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ हीरो, है ना। देखो एक डीलर है जो कि सेल कर रहा है दो ब्रांडेड मोटर बाइक्स, एक है रॉयल दूसरा है हीरो। उसने ऑब्जर्व किया कि जब कभी भी रॉयल की प्राइसेस 10% से बढ़ जाती है, तो जो डिमांड है हीरो की वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है बाय द 15%, है ना। मतलब अगर 10% से रॉयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो 15% से जो हीरो की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, मतलब दोनों भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ये दोनों सब्स्टिट्यूट से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या है सर, अगर मेरे को क्रॉस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ हीरो में बोल सकता हूँ, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रॉयल में बोल सकता हूँ, राइट। तो हीरो का डिमांड कितना है 15%, रॉयल का कितना है 10%, तो आंसर क्या होगा 1.5। और ये यहाँ पे बिल्कुल भी पॉजिटिव है क्योंकि दोनों भी इंक्रीज, ये राइज बोल रहा है और ये भी बोल रहा है इंक्रीज, दोनों भी पॉजिटिव है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। यस यस यस, यहाँ पे आपका एमटीपी नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। यस आई होप आप सारी एमटीपी देख रहे हो और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि अगर आपने ये 10 एमटीपी कर लिया ना भाई, मैं बता रहा हूँ इस 10 एमटीपी में से 10 से 20 क्वेश्चंस आने ही है आपके एग्जाम के अंदर। एंड मैं एग्जाम के बाद में पेपर का रिव्यू भी वीडियो बनाऊंगा, आपको हर एक एमसीक्यू का आंसर बताऊंगा, राइट। या तो उसी दिन या तो उसके अगले दिन आपको पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो मैं याद दिलाऊंगा तुमको कि मैंने अपने सारी ही एमटीपीज के वीडियोस में सारे ही पॉइंट्स कवर कर रखे, तो अच्छे से एमटीपी का वीडियो देखो। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से रिवीजन करो, आपका पेपर इकोनॉमिक्स का एकदम बेस्ट जाने वाला है, राइट। यस मिलते हैं हमारे अगले एमटीपी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।